आप सभी को जोहार। आज हम लोग जैक बोर्ड इंटर एग्ज़ाम के लिए इतिहास विषय के एक चैप्टर है संविधान का निर्माण एक युग की शुरुआत से हम लोग कुछ प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में लाए हैं। ये आने वाले आपके बोर्ड की यानी इंटर की परीक्षाओं में एमसीक्यू के रूप में जो 1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, इसके अलावा 2 नंबर वाले प्रश्न जिसमें लिखना पड़ता है, दोनों को एक ही रूप में लाए हैं। इसके अलावा अंतिम सेक्शन में हमारा लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं जो कि गेस्ट क्वेश्चन के रूप में आपको वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या भी दी जा रही है ताकि आप परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, अधिक से अधिक नंबर ला सकें। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने पूरा सिलसिलेवार ढंग से शुरुआत किया है। पूरा सीरीज इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, ये शीघ्र इसकी वीडियो हमारे चैनल्स में आ रहे हैं। तो आप बिना स्किप किए हुए सभी वीडियो को देखिए ताकि आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ये वीडियो सिर्फ 10 या 15 मिनट का है और ये आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन का 24 घंटा में से सिर्फ हमें 10 या 15 मिनट ही दीजिए और ये सिर्फ इनको अपने कॉपी में लिख लेंगे नोट्स के रूप में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए बिना स्किप किए वीडियो को निरंतर देखिए और अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल्स में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और आपने अगर सब्सक्राइब किया है तो इसको नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। इसका सही उत्तर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 210 सदस्य। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। कभी कभी एमसीक्यू में पूछे जाते तीनों नाम रहेंगे और अंतिम उत्तर रहेगा कि इनमें से सभी। तो क्या होगा? सभी उसका सही उत्तर होगा। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित किया गया। कौन कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की स्थायी सदस्य थी? कुछ महिलाओं के नाम हैं, हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख। ये महिलाएं थी जो भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था? और ये मिशन था कैबिनेट मिशन योजना, यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। भारतीय संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कब हुआ था? 1946 ईस्वी को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? ये व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? कुल 389 सदस्य थे जिनका प्रावधान था। भारत में कितनी रियासतें थे? 562 रियासतें। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी और इसीलिए पहली बैठक में ये पूर्ण रूप से अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये प्रश्न आता है कि आगे हम लोग मिलेगा कि कौन थे अस्थायी अध्यक्ष और पहली बैठक कब हुई थी। ये 2 नंबर के प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी 2 प्रश्नों का जोड़ एक साथ है, यानी पहला हिस्सा में आपका प्रथम बैठक कब हुई थी और दूसरा हिस्सा में इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको डेट, साल और व्यक्ति का नाम भी दिमाग में रखना है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं थे? हैदराबाद रियासत। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे? हिंदुस्तानी भाषा को। संविधान सभा में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग किसने प्रस्तुत की थी? संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.बी. धुलेकर थे, जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए मांग किया था। हम लोग कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों में बात करते हैं कि कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको गेस्ट क्वेश्चंस के रूप में दिए जा रहे हैं, जो आने वाले इंटर के बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला इसमें प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान सभा ने भाषा के विवाद को कैसे हल किया, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के क्या कार्य थे। तीसरा प्रश्न है संविधान सभा के प्रमुख समितियों का वर्णन करें, यानी उसमें आपको लिखना है पूरा समिति का नाम और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को संक्षिप्त रूप में वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों को जोर दिया गया है। इसके अलावा जो दीर्घ उत्तरीय यानी 5 नंबर वाले प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों को गेस्ट क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। और ये प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन करें। या अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्दों को किस तरह से परिभाषित कर रहे थे। तो ये प्रमुख प्रश्न है जो इस बार के परीक्षाओं में आ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि संविधान सभा ने किस प्रकार भाषा के विवाद को हल किया, तो इसका प्रमुख उत्तर होगा कि आपको क्या लिखना है कि भारतीय संविधान सभा ने भाषा विवाद को हल करने के लिए अपनी समिति गठन की। और सबसे पहले वे क्या चाह रहे थे, एक समिति बनी और समिति में जो लगभग 3 वर्ष बाद अपने रिपोर्ट दी, उसमें देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखी गई राजकीय भाषा होगी, इसका प्रावधान किया गया था। और इसके अलावा वे चाह रहे थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ सदस्यों का मानना था कि लगभग 15 वर्षों तक अंग्रेजी को सरकारी कामकाज का भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। तो संविधान सभा ने इसके अलावा संविधान सभा ने बोला कि प्रत्येक प्रांत ने प्रत्येक राज्य के लिए जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, उस क्षेत्रीय भाषा को अपना कामकाज की भाषा बनाना चाहिए। तो इस प्रकार भाषा विवाद हुआ और सर्वसम्मति से पूरी संविधान सभा ने इन मुद्दों को हल करने का प्रयास किया और पहले 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को भारतीय कामकाज की भाषा के रूप में रखा गया और बाद के वर्षों में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको अपने अपने क्षेत्रों या प्रांतों में लागू कर दिया गया। तो इस प्रश्न के इस प्रकार आप लिख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 3 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न का उत्तर होगा कि पहला प्रश्न है दूसरा जो प्रश्न है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के क्या क्या कार्य थे। तो प्रारूप समिति जो थी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, यह समिति 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा गठन किया गया था और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उसमें आपको लिखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये इन्होंने संविधान सभा के परामर्श शाखा के द्वारा तैयार किया गया, जो संविधान की परीक्षण किया और उसको अपना उद्देश्य के रूप में रखा। और फाइनली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हर चीज़ को यानी किस सेक्शंस में क्या रखा गया है, कैसे रखा गया है, उनको अपने हिसाब से देखा और 1948 को वो संविधान सभा के अध्यक्ष को उन्होंने सौंपा। यानी इसके सारी चीज़ें सही है, इसको आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रमुख समितियों का वर्णन करें। तो प्रमुख समिति में आपको लिखना है जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संचालन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान समिति का गठन किया गया। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति का गठन किया गया। जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो ये अलग अलग जो 4-5 या जो भी हैं जितने आपको याद आएंगे उतने सारे कम से कम 5 प्रारूप समितियों के बारे में आपको लिखना है, उसकी अध्यक्षता किसने की इसके बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन करना है।
अगला प्रश्न हमारा था संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का संक्षिप्त रूप में वर्णन कीजिए। तो संघ सूची में क्या होते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिनके बारे में जो देश भर में एक समान नीति होनी आवश्यक है, जैसे प्रतिरक्षा, विदेश नीति, डाक, तार, टेलीफोन, ठीक है, रेल, मुद्रा, बीमा, विदेशी व्यापार, ठीक है। इसके अंतर्गत लगभग 97 विषय हैं। तो जो केंद्रीय महत्व के विषय हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, वे संघ सूची में आ जाएंगे। यानी पहले डिफिनेशन लिखना है और सूची में शामिल विषय को लिखना है और कुल कितने विषय हैं, 97 विषय हैं, उसके बारे में जिक्र करना है। दूसरा राज्य सूची, जो राज्य के या प्रादेशिक महत्व के लिए या क्षेत्रीय महत्व के लिए है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, यानी जैसे कृषि, पुलिस, रेल, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ठीक है। इसमें 66 विषय हैं, इनको लिखना है। और अंतिम रूप में है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें कानून बना सकती है और इसमें 47 विषय हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार इन पे कानून बना सकती है। तो इसमें जैसे कुछ विषय हैं, जैसे विवाह है, बिजली है, परिवार है, शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है। तो इन सब मुद्दों पर यह समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ऐसे इन लोगों को आपको लिखना है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सामने प्रस्ताव को पेश किया गया था, ठीक है। और ये मूल संविधान की आदर्शों की व्याख्या की है और इन्होंने संविधान सभा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक इन्होंने सुझाव दिए हैं। इसके साथ साथ इस प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया है और सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का आश्वासन दिया गया है। तो इसके बारे में आप उसमें उल्लेख जरूर करेंगे। यानी उद्देश्य क्या है, जो हमारा संविधान का आदर्श का है उसका एक शॉर्ट में उत्तर देना है। दीर्घ उत्तरीय बड़े प्रश्न हैं। भारतीय संविधान सभा के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी संविधान सभा के निर्माण में। तो इसको जब भी लिखेंगे इन प्रश्नों को, ये आप पॉइंट वाइज लिखें। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निम्नलिखित भूमिका थी, तो कम से कम आप 3 या 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे। 5 नंबर के तो 5 पॉइंट लिखेंगे। कुछ पॉइंट को हम आपको हिंट्स के रूप में दे रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट आ जाएगा संविधान सभा के सदस्य के रूप में, यानी भारत की स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जब कैबिनेट मिशन, यानी स्वतंत्रता के बाद जब कैबिनेट मिशन आया तो संविधान सभा और संविधान का निर्माण हुआ, तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुमूल्य योगदान था, ठीक है। और यही संविधान सभा के सृजनकर्ता, जनक या निर्माता कहे जाते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी उनकी भूमिका, उन्होंने क्या काम किया था संविधान सभा को लेके। इसके अलावा ये प्रारूप समिति अध्यक्ष थे, दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं। यानी इन्हीं के अगुवाई में अलग अलग विभिन्न समितियां बनाई गई, ड्राफ्टिंग किया गया, पांडुलिपि लेखन किया गया। इसके अलावा इनका काम था कि परामर्श शाखा के द्वारा परीक्षण करेंगे और इसको विचार के लिए संविधान सभा के सामने रखेंगे। यानी कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार ये प्रारूप समिति के रूप में उन्होंने पूरा चीज़ को संविधान सभा में किन चीज़ों को कहाँ समावेश करना चाहिए व्यवस्थित किया। इसके अलावा संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने समाज में सभी वर्गों को समान ध्यान रखा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने सभी लोगों को, जो भी समाज के दलित या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण का भी प्रावधान रखा, ठीक है। तो इस प्रकार आप अलग अलग पॉइंट बना के इनको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। तो इसका प्रश्न है, उसका उत्तर है गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो उनको लगता था कि चूँकि हिंदुस्तानी भाषा यानी हमारी क्षेत्रीय है, भारतीय भाषा है, इनको हम लोग यहाँ की राष्ट्रीय भाषा के रूप में बनाएंगे। तो जिसमें आता है हिंदुस्तानी भाषा, जैसे हिंदी और उर्दू, ये यहाँ के लोगों की आम भाषा थी और विशाल क्षेत्र की जनता इनके ये बोलती थी, इनका बोलचाल के रूप में उपयोग होता था। इसको भी आप पॉइंट वाइज बनाएंगे। इसके अलावा विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान के लिए जो हमारी एक साझा भाषा थी, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा थी। इसके अलावा हिंदुस्तानी का मतलब होता है भारत की विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं, जैसे वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों में अपनी अपनी भाषाएं हैं, इसके बारे में है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में गांधी जी का कहना था कि ये एक संचारिक भाषा, यानी एक आमजन की भाषा है, इसके माध्यम से हम लोगों तक अपना समस्याओं को सुलझा सकते हैं, अपनी पहचान को कायम कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये एकजुट की भाषा में है, सांस्कृतिक आदान प्रदान की भाषा, इसको आप उत्तर के रूप में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विभिन्न अल्पसंख्यक समूह को किस तरह से परिभाषित कर रहे थे। विभिन्न समूह, अल्पसंख्यक शब्द
जिसको हम लोग माइनॉरिटी बोलते हैं, माइनॉरिटी को कैसे परिभाषित कर रहे थे। तो विभिन्न समूह यानी कैसे बनाना चाहते थे। जैसे मद्रास के पी पोकर बहादुर थे, उनका मानना था कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक है, तो अल्पसंख्यक कैसे होंगे? अल्पसंख्यक वे व्यक्ति हैं जो भाषाई रूप से, जनसंख्या रूप से या संस्कृति के रूप से जिनकी संख्याएं कम हैं। ठीक है, इस आधार पर वे उसको व्याख्याएं कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जैसे समाजवादी नेता थे NG रंगा। उनका विचार था कि अधिक संख्या में जो लोग दबे कुचले हैं वे अल्पसंख्यक हैं, यानी उनको भाषा के आधार पे या संख्या के आधार पे या आर्थिक स्तर पे उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके अलावा एक आदिवासी समूह के प्रतिनिधि थे जो झारखंड से संबंधित थे, जयपाल सिंह मुंडा। उनके दृष्टि में उनका कहना था कि अल्पसंख्यक लोग वे हैं जो आदिवासी हैं, जो उपेक्षित हैं, जो बच्चों से जिसका विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, वे उनकी पक्षधर थे। उनका कहना था कि उनके लिए ST SC और OBC का अलग से आरक्षण होने की आवश्यकता है, क्योंकि वे मुख्य धारा से भी जुड़े हुए नहीं थे। इसके अलावा जो दलित समूह से थे जिसमें थे K नगप्पा, KJ खांडेलकर, वे भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग से आरक्षण कर रहे थे। इस प्रकार विभिन्न समूहों के द्वारा अपनी अपनी मांगे थी और वे अल्पसंख्यक शब्दों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित कर रहे थे। तो ये है, आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दिया गया कि कैसे प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। तो आप ज़रूर लिखिए। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे और आपके जो भी समस्याएं हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से आपको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और जो भी होगा आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर लीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल से बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।